आज हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस हम पढ़ा चुके हैं, 2 दिन तक सिंपल टेंस ही मैं पढ़ा रहा था। और यदि नहीं समझ आया होगा सिंपल टेंस में तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट के हिसाब से आपका फिर से कमेंट देखेंगे तो फिर से सिंपल टेंस समझाने की कोशिश करेंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि आप चाहेंगे तो हम लाइव भी आएंगे। और आज हम बताएंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं बोर्ड पे, बोर्ड की तरफ चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम आज केवल इसी पे बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं, किसी भी प्रकार के चाहे कोई भी वीडियो डालूं, ताकि आपको ये पता तुरंत चल जाए और नोटिफिकेशन इसका तुरंत मिल जाता है। सब्सक्राइब करने से ही फ़ायदा होता है। और चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम बताते हैं और इसका रूल बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसको पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हम बताएंगे इसका प्रयोग कैसे होता है, एक वचन में क्या होता है और बहुवचन में, यही समझने वाली बात है। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साथ यस या यस लगाते हैं और बहुवचन के साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक वचन के साथ यस और बहुवचन के साथ यस नहीं लगाते हैं। तो इसमें से एक वचन कौन होगा और बहुवचन क्या होगा, यही आपके मन में क्वेश्चन चलता होगा। तो मैं ये भी बताने जा रहा हूँ आपको एक वचन कौन है और बहुवचन कौन है। जैसे कि एक वचन मैं आपको बता रहा हूँ, ही, सी, इट, ये होता है एक वचन। और एक और बताने वाला भूल गया, एक होता है नाम, जैसे किसी का नाम हुआ, ये भी एक वचन में आता है। और उसके बाद में वचन में आई, बी, दे, यू, ये बहुवचन है। इसके साथ यस या यस नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किसमें यस लगाते हैं, किसमें यस नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद हम अनुवाद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम अनुवाद करके बताएंगे कब कौन कैसे अनुवाद होता है। तो चलिए अब हम अनुवाद करके आपको दिखाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम अनुवाद करके अब बताते हैं। लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है। ये पहला अनुवाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें ता आया है, इसी से हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसे हम अनुवाद करेंगे, लड़का दौड़ता है, इसको हम अनुवाद करेंगे द बॉय रन्स, द बॉय RUNS, द बॉय रन्स। क्योंकि ये लड़का दौड़ता है, एक ही लड़का है ना, इसीलिए इसे हम यहाँ पे यस लगा दिए हैं।
जो मैं बताया था कि एक वचन में यस और यस का प्रयोग होता है, तो इसीलिए यहाँ पे यस का प्रयोग, ये एक वचन है, इसीलिए हम यहाँ पे यस का प्रयोग किए हैं। द बॉय रन, यानी लड़का दौड़ता है। और दूसरा अनुवाद करेंगे हम अब। चिड़िया गाती है। एकदम मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक ट्रांसलेट का मैं अनुवाद एक एक तरीके से बताऊंगा कि आपको एकदम समझ आना ही है तो आना ही है। तो देखिए, चिड़िया गाती है। अब चिड़िया गाती है यानी चिड़िया गाना गाती है, इसका इसमें ये बताया जा रहा है कि चिड़िया गाती है। तो ये द बर्ड, चिड़िया किस माने चिड़िया होता है? बर्ड माने BIRDS, बर्ड्स, बर्ड माने होता है चिड़िया। उसके बाद गाना किस माने होता है? सिंग माने गाना है, SING, सिंग, इसमें यस जोड़ देंगे क्योंकि ये एक वचन है, इसलिए सिंग, SINGS, सिंग्स, चिड़िया गाती है। परफेक्ट, यहाँ तक आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। हम तीसरा वाक्य बताते हैं। वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है यानी सिंगल आदमी है, ये एक वचन है। तो हम पहले इसका उपयोग करेंगे। वह ही माने होता है वह, गो माने होता है जाना, और उसके बाद इसके साथ हम ES जोड़ देंगे, ये हो गया ही गोज, यानी वह जाता है। अब हम चौथा बताएंगे आपको। सीता एक पत्र लिखती है, सीता एक पत्र लिखती है। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इसे हम अनुवाद कैसे करते हैं देख लीजिए। सीता लिखना, अब आ गई लिखना। लिखना किस माने होता है? राइट, सीता राइट, WRITE, राइट। इसके साथ हम यस जोड़ देंगे। सीता सिंगल है ना, नहीं एक वचन है। सीता जब आ जाए, नाम किसी का आ जाए तो एक वचन होता है। इसके बाद हम इसके साथ हम यस जोड़ देंगे। पत्र लिखती है, एक पत्र लिखती है ना, तो इसके साथ हम ये पूरा यूज करेंगे। ए लेटर, LTTER, ए लेटर, एक पत्र लिखती है। सीता राइट ए लेटर, सीता एक पत्र लिखती है। अब हम पांचवा अनुवाद करेंगे। विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब इसे हम अनुवाद करेंगे कैसे? स्टूडेंट माने होता है पढ़ना, STUDENT, स्टूडेंट, इसमें हम यस जोड़ देंगे, ये एक वचन है। और रीड माने होता है पढ़ना, READ, रीड माने होता है पढ़ना। ये आपका कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद हम छठवां ट्रांसलेट आपको करके बता रहे हैं। अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। अब ये आपको छठवां ट्रांसलेट है, अध्यापक पढ़ाते हैं। ये भी एक वचन है, TEACHE, टीचर, टीचर माने होता है पढ़ाना, इसमें हम यस जोड़ देंगे। उसके बाद रीड माने होता है पढ़ाना, READ, रीड, टीचर रीड। उसके बाद टीच माने भी होता है पढ़ाना, टीचर पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे टीच भी लगा सकते हैं, TEACH, ठीक है, टीचर टीच। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, सातवां ट्रांसलेट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं, ये थोड़ा सा अलग है। मैं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, ये इसको ध्यान मत दीजिएगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें हूँ आ गया, लेकिन हूँ आ गया उससे कोई मतलब नहीं, ये आ गया ना। मैं खेलता हूँ, इसमें ता आया है, तो मैं खेलता हूँ, इसमें हम आई माने होता है मैं खेलता। मैं आपको बताया था कि जहाँ पे आई बी दे
यू आए वो बहुवचन होते हैं, उनके साथ यस यस का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं खेलता हूँ, आई मैंने होता है मैं, उसके बाद खेलना, ठीक है, उसके बाद खेलना, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्ले माने होता है खेलना, PLAY प्ले, फुटबॉल, फुटबॉल माने होता है फुटबॉल ही, फुटबॉल माने ही होता है, फुटबॉल से फुटबॉल होता है, FOO फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। यहाँ पे आई का भी प्रयोग हो गया, ये नाम का भी प्रयोग, एक वचन का भी हो गया, बहुवचन का भी प्रयोग हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया। जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान गए होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सुझाव हो जहाँ तक आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके हिसाब से वीडियो बना देंगे और आपके कमेंट के हिसाब से ही, आपके कमेंट के जवाब के हिसाब से ही एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, ज़रूर बनाएंगे। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट का ख्याल हम जरूर करेंगे और कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। तो अब इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा यहाँ से ख़त्म हो रहा है, और जो भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझ नहीं आया होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें कमेंट करिए ताकि हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम अब अगला हम बताएंगे इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम बता दिए हैं, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के बारे में जान लेते हैं। पहले इसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव टेंस के अंत में नहीं ता, नहीं ते, नहीं तो आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके वाक्य के अंत में नहीं ता, नहीं ते, नहीं तो आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे हम अनुवाद भी करेंगे और बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे इसमें एक वचन के साथ, इसमें एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं डज नॉट लगाते हैं जो कि नहीं का होता है। और वचन के साथ, बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं जो कि नहीं का होता है। यहीं पे एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं नहीं का, और यहीं पे बहुवचन के साथ नहीं का अर्थ लगाते हैं डू नॉट। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का रूल नियम आपको पता हो गया कि
एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं नहीं का, और बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं नहीं का। और इसे हम अब बताएंगे अनुवाद करके। तो चलिए अब इसका भी हम आपको अनुवाद करके बता देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का, कि कैसे अनुवाद होता है। यहाँ तक आप लोगों को बता दी, जहाँ तक हम बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और हम नहीं बताएंगे तभी आप समझ जाएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पे हम बता दे रहे हैं कैसे यूज होता है। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। और मीनिंग भी आपको याद करने के लिए बोला गया है कि मीनिंग आप लोग याद करते रहिए, तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। तो चलिए हम बात बताते हैं अनुवाद करके कि कैसे ये अनुवाद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम अनुवाद करके बता देते हैं। पहला हम बताएंगे राम टहलने नहीं जाता है। राम टहलने नहीं जाता है। राम अकेले है ना, ये एक वचन होता है, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे राम टहलने नहीं जाता है। पहले लिखेंगे राम, उसके बाद लिखेंगे, ये एक वचन है ना, इसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट, DODOES डज नॉट। इसका अर्थ हो गया। अब हम लिखेंगे गो, राम डज नॉट गो। उसके बाद हम लिखेंगे गो फॉर ए वॉक, WALK वॉक, ठीक है, WALK। राम टहलने नहीं जाता है, राम डज नॉट गो फॉर ए वॉक, क्योंकि टहलने जाता है ना, इसीलिए फॉर ए वॉक का उपयोग किया गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। राम के साथ नहीं का मीनिंग हो गया डज नॉट, जो कि बताया गया था कि नहीं का अर्थ एक वचन में डज नॉट रहता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और मीनिंग आप लोग याद करिए, याद करेंगे तभी आपको याद आएगा। टहलना, वॉक माने होता है टहलना। उसके बाद हम दूसरा आपको अनुवाद करके बताएंगे। वह नहीं दौड़ती है, वह नहीं दौड़ती है, वह नहीं दौड़ती है। इसमें क्या प्रकट हो रहा है, क्या समझ आ रहा है? यानी वह नहीं दौड़ती है, ये भी तो एक वचन हुआ। और ऊपर से ही सी इट जो बोला गया था, इसमें वह आ गया, ही माने होता हुआ, ये एक वचन हो गया, ठीक है। वह दौड़ती नहीं है, ये इसमें बताया गया था, हम पिछले वीडियो में बताए हैं सिंपल टेंस में कि ही का 3 अर्थ होता है। ही से भी वो होता है, सी से भी वो होता है, डैट से भी होता है, लेकिन अलग अलग जगहों का अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी, उसके बाद डज नॉट और दौड़ना, रन माने होता है दौड़ना। यहाँ तक आपको समझ आ गया। सी डज नॉट रन, यानी वह नहीं दौड़ती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, वह नहीं दौड़ती है। सी डज नॉट रन, रन माने होता है दौड़ना। उसके बाद हम तीसरा बताएंगे आपको, मनुष्य रोते नहीं हैं। मनुष्य रोते नहीं हैं। एकदम छोटा छोटा वाक्य बता रहे हैं ताकि आपको एक बार में ही समझ आ जाए। एक बार समझ लेंगे छोटा वाक्य तो बड़ा वाक्य बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बना लेंगे और समझ भी आ जाएगा। मनुष्य रोते नहीं हैं, मनुष्य रोते नहीं हैं, यानी इसमें ये हो रहा है कि यानी कई लोगों को बताया जा रहा है ना, ऐसा लगा इसमें कई लोगों को। ये थोड़ा सा समझना, पढ़ना है और उसे समझना है कि क्या ये कह रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है। मनुष्य रोते नहीं हैं, तो ये एक वचन में यानी बहुवचन में आ रहा है, यानी कई लोगों का इसमें बताया जा रहा है। मनुष्य रोते नहीं हैं, पता एक आदमी थोड़ी दिख रहा है इसमें, कई लोग इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसे हम बहुवचन कहेंगे। भले से किसी का आदमी का नाम आ गया, लेकिन रोते, मनुष्य रोते नहीं हैं, यानी कई लोगों का ऐसे लग रहा है। तो ये कई लोगों का सही बता रहा है ये। तो ये यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य, मैन माने होता है आदमी, मैन माने होता है आदमी, मैन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नहीं का लगा देते हैं डू नॉट, या क्लियर हो गया। अब बीप माने होता है रोना, ठीक है, WEEP, बीप माने होता है रोना। मनुष्य रोते नहीं है, मैन डू नॉट बीप, यानी मनुष्य रोते नहीं है।
अब हम आपको अगला बताएंगे तीसरा टेंस। खरगोश दहाड़ते नहीं हैं। खरगोश दहाड़ते नहीं हैं। यदि मीनिंग याद नहीं करेंगे तो ये आपको ट्रांसलेट करना नहीं आएगा। दहाड़ना किस माने होता है, खरगोश किस माने होता है, कहाँ आपको याद रहेगा। जब याद नहीं रहेगा तब बना भी नहीं पाएंगे, समझ कर कभी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि मीनिंग आप लोग याद करिए। खरगोश दहाड़ते नहीं हैं। खरगोश दहाड़ते नहीं है, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िए। खरगोश दहाड़ते नहीं है यानी बहुत सारे, यानी कई लोगों को इसमें भी कहा जा रहा है। खरगोश दहाड़ते नहीं हैं, ऐसे लग रहा है कि इसमें भी कई लोग हैं। इसमें हम लिखेंगे द हेयर डू नॉट, द हेयर डू नॉट रोर, डू नॉट रोर, द हेयर डू नॉट रोर। यहाँ तक आप लोगों को समझ तो आ गया ही होगा कि खरगोश दहाड़ते नहीं हैं। यदि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो, यदि नहीं समझ आता होगा तो कमेंट भी करिएगा। और भी कोई भी ट्रांसलेट यदि नहीं बना पाते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में वो लिंक, जो भी को नहीं समझ आएगा उसका लिख करके भेजिएगा। वो हम अगली वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे कि कोई किया था मैसेज और ये इस तरह ट्रांसलेट होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे कौन प्रयोग होता है। इतना बताने के बाद आप लोग इसके हिसाब से जो भी कोई भी ट्रांसलेट रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और एक और हम बताएंगे, कौवा सफ़ेद नहीं होता है। चौथा है कौवा सफ़ेद नहीं होता है। तो ये कौवा सफ़ेद नहीं होता है, यानी ये कह रहा है कौवा सफ़ेद नहीं होता है। तो ये क्या लिखेंगे, कौवा सफ़ेद नहीं होता है। इसको हम बनाएंगे ये सिंपल टेंस का है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास सिंपल टेंस का, ये कौवा सफ़ेद नहीं होता है, तो ये कैसे बनेगा। तो इसमें हम आपको ये बता दे रहा हूँ कि कौवा सफ़ेद नहीं होता, इसका ट्रांसलेट कैसे बनेगा। तो इसमें हम बनाएंगे द क्राउ, CROW, द क्राउ इज नॉट वाइट, इज नॉट WHITE, इज द क्राउ इज नॉट वाइट, कौवा सफ़ेद नहीं होता है। ये भी कमेंट आया था, देखिए ये इसी तरह बनाया जाता है, द क्राउ इज नॉट वाइट। और एक कमेंट और आया था, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, आसमान काला नहीं होता है। आसमान काला नहीं होता है, ये कैसे बनेगा बताइए। मैसेज आया था कि ये कैसे ट्रांसलेट बनेगा, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं जो कमेंट आया था, कमेंट के हिसाब से पढ़ के मैं बोला था कि जो भी कमेंट आएगा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो ये कमेंट आया था, मैं इसका भी आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। द स्काई इज नॉट, द स्काई इज नॉट, द स्काई इज नॉट ब्लैक। इसमें समझने वाली क्या बात है, कौवा द क्राउ माने कौवा होता है द क्राउ, और इसमें सिंपल टेंस है तो इज नॉट, और सफ़ेद का वाइट इज नॉट वाइट, और इसमें क्या है आसमान काला नहीं होता है, तो ये होता है द स्काई, आसमान द स्काई, और इज नॉट ब्लैक। बस यही था जो कि कमेंट में आया था। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी मैं बताया हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आपको भी कुछ इसमें से कोई नहीं समझ आएगा या कोई और ट्रांसलेट है, यदि आप बनाना चाहते हैं, नहीं समझ आता है तो कमेंट जरूर। बाद हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरगेटिव टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव टेंस तो हम बता चुके हैं, अब फिर हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव टेंस। चलिए फिर हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, इसका रूल और इसे कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरगेटिव टेंस कैसे हम पहचानते हैं, और कैसे इसे हम जानेंगे कि यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव टेंस है। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और उसे हम बताते हैं कि कैसे इसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंटरगेटिव टेंस है।
और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव टेंस जान चुके हैं। अब हम इसका इंटरगेटिव टेंस जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका इंटरगेटिव टेंस हम बताते हैं। इंटरगेटिव टेंस ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव टेंस। हम आज इसी पे फोकस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव का। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहले पहचानते हैं। जैसे कि जब इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरगेटिव टेंस कहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बताएंगे इसका प्रयोग, कुछ वर्ड, ठीक है। इसे कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, तभी हमें लगाने में आसानी होगी। तो हम अब बताएंगे इसका जो है, जो कि आप ये जान गए होंगे कि जो क्या से होता है शुरू और लास्ट में ता हो जाता है। जैसे कोई भी प्रश्नवाचक का क्या से शुरू होता है और लास्ट में ता हो जाता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया कि जो क्या से चालू होता है लास्ट में ता से बंद हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव टेंस कहते हैं। अब ये हम बताएंगे कि एक वचन में क्या के जगह एक वचन में क्या के जगह डज लगाते हैं, और यहीं पे वचन में क्या के जगह डू लगाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर एकदम हो गया कि जैसे सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस पढ़े हैं कि एक वचन में डज और बहुवचन में डू, वैसे ही इसमें क्या की जगह एक वचन में डज और बहुवचन में डू। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। और इसके बाद एक और बात जान लेते हैं। यदि यही शब्द जो क्या है, यदि यही शब्द क्या वाला बीच में आ जाए, यदि यही शब्द जो क्या वाला जो बीच में आ जाए, तो हम इसका अर्थ वाट लगाते हैं। यही शुरू में रहता है तो डज या डू लगाते हैं, यही बीच में आ जाता है तो क्या लगाते हैं। वही क्या लगा करके एक वचन होता है तो डज लगा देंगे इसके बाद, और बहुवचन रहेगा तो डू लगा देंगे इसके बाद। यहाँ आपको क्लियर हो गया, जो कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, ये आपको एकदम क्लियर हो गया। क्योंकि मैं बताता हूँ तो एकदम क्लियर ही बता देता हूँ, उसके बाद ट्रांसलेट करता हूँ। इसके साथ आपको मीनिंग याद रहेगा तो कोई झंझट नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट। अब हम बताएंगे इसका अनुवाद करके। अब ये बता दिया तो अनुवाद करने में आपको एकदम आसानी होगी, बस मीनिंग याद होना चाहिए। मीनिंग याद रहेगा, रूल के हिसाब से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
अब इसका हम बताएंगे अनुवाद कर को। अनुवाद करके चलिए इसे हम पूरा मिटाते हैं और अनुवाद करते हैं। अब हम इसे अनुवाद करते हैं, तो ध्यान से देखिए, एकदम हम बारीकी से बताएंगे।